कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं। तो इनका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 29 से लेके 30 तक। तो यहाँ पर आर्टिकल 29 के अंदर क्या है, इसके अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कौन सा आर्टिकल है, लाइबा बताएगी फटाफट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। सो इसको क्या कहा है यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में, ये कई, हाँ, बी आर अम्बेडकर जी ने इसको कहा है। और ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर ऐसे ही लिखा आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो इसके तहत क्या है, मतलब आर्टिकल 32 के तहत कि कोई भी इंडिविजुअल है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो डायरेक्टली किस किस की तरफ यहाँ पर वो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाँ। सो ये इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है टू इन्फोर्स FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स, वो कहाँ पर जा सकता है, SC के पास भी जा सकता है और HC के पास भी जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर वो रिट्स अलग अलग हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस हुई, मेमेंडस हुई, प्रोहिबिशन है ना, यहाँ पर क्यू वारंटो। तो ये सब रिट्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या ये रिट्स हैं, वो भी हम बाद में जानेंगे। सो ये थे कुल मिला के यहाँ पर 32 तक हमारे पूरे आर्टिकल्स। अभी आप लोग बोले तो यहाँ पर चाहे तो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू करें, पहले रिट्स पढ़ लें। मैं सोच रहा था पहले MCQ, अगर आप में से कौन कौन बाहर तो नहीं है, अगर बाहर हो तो फिर रहने देते हैं, क्योंकि फिर आंसर सभी लोग करोगे तो मुझे सही लगेगा, अदरवाइज़ तो मज़ा नहीं आएगा। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन है, बाहर तो नहीं हो तुम। प्रतीक्षा, कर्तव्य, आशीष का तो मैसेज आया था ना। ये लोग, मुझे तो लगता है कभी कभी फ्रॉड तो नहीं कर रहे तुम लोग कि वो अपना फ़ोन लगा कर बस चला दिया कि क्लास ले रहे हैं हम लोग। बता ही नहीं रहे ये लोग, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिट्स और पढ़ लेते हैं और रिट्स के बाद डायरेक्टली MCQ करेंगे। अब नहीं बता रहे हो तुम लोग, जैसे भी है, बिजी हो या क्या हो, बताना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, एक बार नहीं, रिट्स तो जान लेते हैं। रिट्स कौन सी है सबसे पहले, हैबियस कॉर्पस। इसका क्या मतलब होता है, टू हैव दी बॉडी। तो इसको एक्सप्लेन करो कोई, मतलब इसका एग्जाम्पल के साथ कि किस चीज में का। Yes, if someone is illegally
detained, this writ helps bring them before the court। लेकिन आपको पता है ना कि कुछ केसेस में जो है यहाँ पर रिट्स वगैरह काम नहीं आती हैं। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे वो हैं कानून, अगर वो लग गए तो आप लोगों की रिट्स वगैरह भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। जैसे मान लो कोई टेररिस्ट वगैरह का कोई स्पेशल एक्ट वगैरह लग जाता है तो उसमें कई बार इनकी सबकी अलाउड नहीं रहता ना। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? पता होगा ये बात तो तुम लोगों को शायद। नेक्स्ट है यहाँ पर मेमेंडस, सॉरी मैंडमस, क्या बोलते हैं इसको? हाँ मैंडमस, मैंने गलत पढ़ लिया था। इसका मतलब है बी कमांड। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल बताओ मुझे कुछ जो आसान भाषा में समझ आ जाए सभी को। मीनिंग तो मैं लिख देता हूँ, चलो। मीनिंग हो गया कोर्ट ऑर्डर्स एनी पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी टू डू देयर लीगल ड्यूटी। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मतलब कुछ एग्जाम्पल दो फटाफट। तो कोई ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है किसी पेंशनर की पेंशन अप्रूव करना और वो नहीं कर रहा, उसको दबा के बैठा है, तो वो इस रिट के लिए कोर्ट कर सकता है। तो कोर्ट अगर सब सही पाती है वो ऑर्डर दे देगी कि वही करो। बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोर्ट अगर ऑर्डर मान लो, अगर हाँ आपने भी जो एग्जांपल दिया बिल्कुल करेक्ट है कि अगर किसी की एक तरह से पेंशन जो है वो जारी नहीं हो रही है तो उस पेंशन को जारी करने के लिए भी यहाँ पर अगर विदाउट एनी रीज़न वो पेंशन जारी नहीं कर रहा है तो कोर्ट जा सकते हैं। और इसका एक और एग्जांपल काफ़ी इजी सा ये हो सकता है कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए मान लो अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो और पासपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपके पासपोर्ट को इशू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट को लेके कई बार वो रिश्वतखोरी और दुनिया भर का चीज़ें चलती हैं। तो उसके लिए विदाउट रीज़न अगर वो कोई भी ऐसा कर रहे हैं तो आप ये जो रिट है वो फाइल कर सकते हो। तो मतलब कोई भी कुल मिला के ऐसी कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी और लीगल ड्यूटी। वेदिका कह रही है सर कितना करवा दिया है। तुम लोग ये बताओ पहले, तुम लोग इतने क्लास में लेट क्यों आ रहे हो सारे के सारे? तुम लोगों को क्लास का टाइम नहीं पता था? 2-3 जगह मैंने मैसेज करा था, इसीलिए गलत बात है। क्लास में टाइम से आना चाहिए सभी को। सारे लोग लेट आ रहे हैं, इतना ही कराया है बस हमने अभी। वेदिका ले लो स्क्रीनशॉट कि यहाँ पर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 पढ़े हैं। रिस्पॉन्स करते रहो, मुझे पता चलता रहेगा कि आपने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले रहे हो या क्या कर रहे हो। जल्दी। ये तुम लोग आशीष वाली आदत। मेरा थोड़ा ऑफ ही रहेगा। अरे तुम्हारा तो ठीक है, वो आशीष ने भी बता दिया। वेदिका भी बाहर है क्या? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। मुझे ऐसे इरिटेशन होने लगती है सीरियसली। मतलब यार एटलीस्ट बता तो दो, ठीक है बाहर हो या जहाँ भी हो एटलीस्ट बताओ। चलो नेक्स्ट मेमेंडस के बाद है प्रोहिबिशन। इसका है टू फॉरबिड। तो इसका मीनिंग हो जाएगा हायर कोर्ट टेल्स ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू स्टॉप ए केस। तो इसके लिए तो काफ़ी लोग मतलब जाते ही हैं। लाइवा जल्दी से इसका एग्जाम्पल कुछ बताओ।
नहीं पता, कोई बात नहीं। जैसे कई बार तुम लोगों ने सुना होगा कि एक ही पर्सन के खिलाफ काफ़ी सारी जगह पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जैसे अभी उसके खिलाफ कांड हो गया था ना, किसके खिलाफ, वो तो जो था वो पॉडकास्ट जो लेता है ना, तो उसके खिलाफ क्या हुआ था कि काफ़ी सारी जगह पर मुकदमे दर्ज हो गए थे अलग अलग। रणबीर अलाहाबादी। हाँ वही, तो उसके खिलाफ काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज हो गए थे ना अलग अलग जगहों पर। सो मुकदमे जो दर्ज हुए थे, अब ऐसे अगर इस हिसाब से अगर कोई इंसान को परेशान करा जाएगा तो फिर तो वो अलग अलग जगह पर कहाँ किस किस कोर्ट में और कहाँ कहाँ किस किस थाने में जाता फिरेगा। तो कई बार क्या करता है कोई भी कोर्ट, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रोहिबिशन जारी कर देगा कि आप इसके खिलाफ आप कोई भी मुकदमा और फर्दर फाइल नहीं कर सकते, जो भी चलेगा यहीं चलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर, तो किसी भी चीज़ को मतलब लोअर कोर्ट्स की चीज़ों को स्टॉप कर देना, या फिर मान लो उसका कोई केस दर्ज हुआ था, उसके किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है और हाई कोर्ट में उसके ऊपर कुछ चर्चा चल रही है, फिर लोअर कोर्ट में कुछ चर्चा चल रही है और वो केस थोड़ा बड़ा है या कुछ भी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने हाथ में ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उनके लिए रेट जारी कर सकता है कि आप अपनी कार्रवाई बंद करो, हम इसको देख रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कर्टोरीरी करके, इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, किसी को पता है तो बताना। तो इसका मतलब आ जाएगा, हाँ, तो इसको बोलते हैं टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर कोई भी लोअर कोर्ट किसी को पनिश कर देता है और वो रोंग है, मान लो किसी ने फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पर मान लो XYZ आपने सिग्नल तोड़ दिया, आप लेकिन आपसे गलती से आपके मतलब कोई बीमार था, आपके मतलब आप जिसको लेके जा रहे थे वो बीमार था और आपने सिग्नल तोड़ दिया और लोअर कोर्ट ने आपको पनिश कर दिया, लेकिन बाद में बात सामने आ रही है कि नहीं आपके यहाँ कोई बीमार था, इस वजह से आपने सिग्नल वगैरह तोड़ा है। तो मान लो ये बात आपने इससे अपर कोर्ट के अंदर ये चीज़ अपील की यहाँ पर, तो अगर आप उस केस में रिट का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर जो लोअर कोर्ट के डिसीजन को आपको कोई पनिशमेंट मिली कि मान लो 50,000 रुपये फ़ाइन भरना है या फिर 1 लाख फ़ाइन भरना है, जो भी है, तो उसको आपने एक तरह से डायरेक्टली इस रिट की मदद से यहाँ पर उसको जजमेंट को कैंसिल करवा दिया, तो वो हो जाएगा ये वाला टू बी सर्टिफाइड। तो इसका मीनिंग अगर हम देखें तो हो जाएगा हायर कोर्ट quashes the order of a lower court or tribunal if it is illegal or without jurisdiction। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, इफ़ ए लोअर कोर्ट रॉन्गली पनिश समवन देन ये रिट जो है अप्लाई होगी और वो जजमेंट है कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यू वारंटो। तो इसका हो जाएगा वाई व्हाट अथॉरिटी। अरे हाँ, अगर अब वो प्रेसिडेंट अभी हम लोगों ने पूरी तरह से नहीं पढ़ा ना, हाँ प्रेसिडेंट अभी जब हम पढ़ेंगे तो याद रखना कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी पॉकेट वीटो वाली पावर है प्रेसिडेंट की, उसको लिमिट कर दिया है, उसको कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम आज से इसको वो करते हैं और अब उनको टाइम रहेगा 3 महीने का या कुछ का, बट मे भी मुझे नहीं लगता ये बहुत टाइम तक इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है, बाकी देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल ये अपडेट। तो यूज टू क्वेश्चन ए पर्सन्स राइट टू होल्ड ए पब्लिक पोस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या समझ आ रहा है तुम्हें? कोई बताएगा क्या एग्जाम्पल इसका समझ आ रहा है? सर किसी पर्सन ने पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है
बट वो उसके लायक नहीं है। हाँ, क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करा। जैसे मान लो कि लाइबा को हमने मिनिस्टर बना दिया और लाइबा ने इलेक्शन नहीं लड़ा है ना, तो इलेक्शन नहीं लड़ा है तो आपने किस अथॉरिटी से जो पोस्ट है उसको ऑक्यूपाई कर लिया, या तो 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जो भी उनका टाइम होता है उसमें इलेक्शन लड़ो और फिर जीतो, तो आप मिनिस्टर की पोस्ट पे बने रहोगे। अदरवाइज मिनिस्टर अपॉइंट तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर बने रहने के लिए आपको कोई चुनाव जीतना होगा, ठीक है। तो इफ़ समवन मेड ए मिनिस्टर विदाउट इलेक्टेड, कोर्ट कैन आस्क वाई व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग द पोजीशन। इसके अलावा और भी मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब आएगा कि हु कैन इशू द रिट, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया और किस आर्टिकल के तहत, प्लीज़ इसको याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं डायरेक्टली भी ये चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट का तो आप लोगों को पता ही है कि FR ओनली के लिए किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32, ठीक है। इसके अलावा हाई कोर्ट का 4, 26। हाँ, FR एंड अदर लीगल राइट्स के लिए भी आप जा सकते हैं, तो ये जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो यही था बस। अभी हम लोग MCQ प्रैक्टिस करते हैं, इतना लिख लिया हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, लिख लिया तो ठीक है, अभी चलते हैं। बताओ जल्दी से। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द व्यू ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू, तो गिव द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, गिव ओरल टेस्टिमोनी एदर इन आउट ऑफ द कोर्ट। थोड़ा सा डिटेलिंग वाला क्वेश्चन है। सो कौन सा स्टेटमेंट इससे जुड़ा हुआ करेक्ट है, जो समझ आ रहा हो बता सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा डिटेलिंग का क्वेश्चन है। लाइबा ने बताया डी, सावा सी। अथार तुम भी आंसर करते रहो, तुम तो बाहर नहीं हो ना, तुम आंसर करो फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला करेक्ट, ओनली 1। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिट ऑफ मेमेंडप्स इज अवेलेबल टू अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज बट ऑल्सो अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया, जो रिट हमने अभी पढ़ी उनमें से जो मेमेंडस वाली रिट है, इज अवेलेबल ओनली फॉर जुडिशियल अथॉरिटीज बट ऑल्सो अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। दूसरा कहता है कि द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, वो बताने की यहाँ पर जल्दी से कृपा करो, सब बताओ फटाफट। बिल्कुल सही, बी वाला करेक्ट है यहाँ पर, ओनली 2। तो जो रेट है प्रोहिबिशन की वो अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही जारी कर जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, दिख रहा होगा आई थिंक सभी को ना, दिख तो रहा है यहाँ क्लियरली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन अदर सर्विस इन स्टेट इन द फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एज पर प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर गेटिंग रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट अंडर द स्टेट, ए क्लास मस्ट बी बैकवर्ड शुड नॉट बी एडुकेटली रिप्रेजेंट इन सर्विस अंडर द स्टेट। मैं जानबूझ के थोड़े से ना डिटेल वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसमें बिल्कुल भी वो ना कर जाएं कि इन फ्यूचर थोड़े से, अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो ही रहा है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अगर डिटेलिंग के क्वेश्चंस भी आ गए तो आप लोग कर ले जाओगे। मतलब इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ये वाले MCQs ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स से जैसे इसके आप लोगों ने पढ़ ली, तो गारंटीड आप लोग ये PDF कर लो और जो क्लास में पढ़ाया उतना कर लो।
आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी एक्स्ट्रा सोर्स की, और ना ही आपका क्वेश्चन गलत होगा। गारंटीड 99% चांसेस हैं कि आप सही कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गेटिंग रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट अंडर द स्टेट, क्लास मस्ट बी बैकवर्ड, शुड नॉट बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड सर्विस अंडर द स्टेट। ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टिंग ए रेगुलेशन इन 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज्ड ऑन द गवर्नमेंट वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। चलो ये रहने दो, ये वाला बताओ। नेक्स्ट बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, ये तो आप इजी है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। बताओ इसका, बताओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा गलत है इसमें से? करेक्टली मैच्ड एक पेयर नहीं है, वो कौन सा है? सी आंसर कर रहे हो सभी लोग। सो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस का मतलब इंक्लूड द राइट वियर एंड कार्पियंस बाई 6। ठीक है, अपनी श्रद्धा को फॉलो करना मतलब। लेकिन देखो एक चीज़ और बता दूं मैं, इस एक क्वेश्चन एक आया था पहले, कभी किसी ने पूछा था कि मान लो फॉर एग्जांपल आज हम एक नया वो बनाते हैं रिलीजन, और उस रिलीजन के अंदर हम ये रखते हैं कि एक दो कट्टा वाली बंदूक 2-3 चाकू और 2-3 चीज़ें और रखा करेंगे। मतलब हमने ऐसा उस रिलीजन को कुछ ऐसा डिज़ाइन करा है कि हम उसके अंदर जितने भी लोग फॉलो करेंगे तो उसके अंदर हम बंदूकें वगैरह अपने पास रखेंगे, और कुछ ऐसे इलीगल चीज़ें भी रखेंगे, कुछ भी मतलब जो अभी करंट टाइम के लोगों के हिसाब से वैलिड नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, क्या उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत उसको इस बात की स्वतंत्रता मिलेगी? या फिर मान लो जैसे कोई कल्ट बना लेते हैं, काफ़ी बाबा लोग कल्ट बना लेते हैं कि हमारी संस्था है, यहाँ पर हमारे रूल्स चलते हैं, तो हम लोग इसके अंदर बंदूक लेके चलेंगे या कुछ, तो क्या उनको उस चीज़ की वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का, नहीं मिलेगी। ये जो भी चीज़ें हैं किसी भी धर्म की कोई भी चीज़ें हो, ये सिर्फ जो आज़ादी से पहले थी। अब ऐसा नहीं है कि कोई नए धर्म के अंदर अगर कोई वैसी चीज़ें करेगा ना कि मतलब जो चीज़ें थोड़ी सी मतलब एक तरह से बेसिक उसको जो हमारा समाज का स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है, तो उसका राइट उनको नहीं मिलेगा अंडर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो ठीक होता है, बट अगर न्यू कोई करने लगे कुछ भी, तो कई बार जैसे मान लो हाँ कस्टम जो है, हाँ सही बात है कि यहाँ पर ये सब जो है एंशियंट होने चाहिए। थर की बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा गलत है इसमें? मतलब सही आंसर तो होगा ना, गलत है ये वाला, सी वाला इसका गलत है, और राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल सही है ये वाला। चलो नेक्स्ट बताओ, द प्रिंसिपल, हाँ ये भी फंडामेंटल राइट सही। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट मीन्स देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, एंड इसका रीज़न इन्होंने ये दिया है कि ऑल पीपल आर नॉट इक्वल बाई नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, यहाँ पर इसका रीज़न ये है। तो क्या दोनों सही हैं यहाँ पर? सो बिल्कुल ए वाला सही है, और इसका जो रीज़न है वो भी बिल्कुल सही है कि द प्रिंसिपल इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स देयर शुड बी इक्वलिटी ट्रीटमेंट अंडर और सर्कमस्टेंसेस। तो बिल्कुल सही इसका रीज़न इन लोगों ने दे रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनविजिड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताओ इसका आंसर। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन फोर्स लेबर, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन माइन फैक्ट्रीज एंड माइंस। अच्छा ये आप लोगों को ऐसे लग रहे होंगे ना सारे क्वेश्चंस, मतलब मोस्ट ऑफ की सारे एक जैसे, मतलब ऐसे से हैं कि सभी सही है इसमें। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे फीलिंग आ रही होगी कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, कन्फ्यूज़न। अब तुम सोचो, अगर तुम डायरेक्टली सिर्फ पढ़ के जाओगे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ नहीं रखा तो तुम्हें कितनी मुश्किल हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुम्हें पता है राइट्स भी, तुम्हें बेसिक वो भी पता है, लेकिन तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके अंदर तुम्हें दिमाग चलाना पड़ रहा है ना।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेन प्रयोग करना पड़ रहा है। 7th का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही है अथर का, डी वाला इसका आंसर सही है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन फोर्स लेबर। और इसके अलावा ये हो जाएगा ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन फैक्ट्रीज एंड माइंस। एक्सप्लोटेशन का मतलब अनटचेबिलिटी से मतलब इसका वो नहीं है ना इतना, तो 1 and 4 इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट बताओ यहाँ पर, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। जल्दी से मैच कराओ इसको, मेरे को पता फटाफट, या तो कोड बता दो या मैच करा दो। फर्स्ट हैवियस कॉर्पस किससे मैच करूँ मैं? सर सेकंड वाले से। चलो ओ लॉफुल डिटेंशन से कर दिया। इसके बाद मेमेंडस को किससे मैच करा जाए? थर्ड। फर्स्ट मेमेंडस नॉन परफॉर्मिंग ऑफ पब्लिक ड्यूटीज होता है ना। इसके अलावा क्यू वारंटो, फोर्थ। हाँ, और बचा हमारा किर, तो इसलिए बी वाला पार्ट ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, एज फार एज आर्म्ड फोर्स आर कंसर्न द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 and 19 कॉन्स्टिट्यूशंस आर। As far as armed force are concerned, the fundamental rights granted under Article 14 and 19 of Constitution are not available at all, या फिर available to armed forces but to other forces, available only restriction of chief and army staff, available according to law made by parliament। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने सुन रखा होगा ना कि जो आर्म फोर्सेस होती हैं तो उनके अंदर सारी यहाँ पर मिलिट्री पावर्स और पुलिस एक्सेट्रा सभी आ जाता है कि इनके फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। सुना है ये बात? नहीं सुना है तो अभी सुन लो, होते हैं। क्या आंसर होगा इसका फटाफट बताओ सभी लोग। अथर लाइवा जो भी क्लास में भी अवेलेबल है बताओ फटाफट। डी वाला सही है कि जो पार्लियामेंट का लॉ है उसके अकॉर्डिंग है। मतलब देखो किसी आम फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई इंडिया की सीक्रेट सर्विसेज है, अब उसके अंदर तो आप लोग पूरे वो नहीं दे सकते ना उनको अधिकार, है ना। तो अलग अलग टाइप की आर्म फोर्सेस हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज़ ड्यूटीज़ और क्या काम वो करते हैं, किस टाइप का काम है, तो उसके हिसाब से मतलब जो भी पार्लियामेंट ने अलग अलग उनके लिए अलग अलग लॉज बना रखे हैं। अब जैसे पुलिस है उसके अंदर थोड़े से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, लेकिन वहीं आप आर्मी में जाओगे तो थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा आर्मी के अंदर भी कोर अगर आप किसी ऐसी फोर्सेस में हो जो स्पेशल फोर्सेस वगैरह हैं तो आपके जो राइट्स हैं और ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। और आईबी और रो वगैरह या फिर कोई सीक्रेट सर्विस है उनका तो आपको पता ही है, भले वो आर्म फोर्सेस हो या कुछ हो, उनको तो बेचारों को मतलब एक पहचान भी नहीं मिलती है समाज में, है ना। तो वो अपना काम ऐसे ही करते रहते हैं। एक रो के ऑफिसर थे और उन्होंने मतलब एक वो बता रहे थे एक मेजर कि उनसे जब मतलब वो मिले थे अभी एक बार, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा सिर्फ एक ही वो है कि इंडिया को प्रोटेक्ट करना, वेदर उसके लिए मुझे अपनी मॉरलिटी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करनी पड़े, अपने रिलीजन के साथ कुछ भी छेड़खानी करनी पड़े। मतलब कुल मिला के वो इतने डेडिकेटेड थे इंडिया के लिए कि और वो बोले थे मुझे पता है इस चीज़ का मुझे वो भी नहीं मिलेगा, जो एक मतलब पहचान मिलती है कुछ मिलती है वो भी नहीं मिलेगी कि। और बाद में उन्होंने बताया मेजर ने कि यहाँ पर वो उसके बाद जैसे ही उन्होंने मतलब मेरे साथ लंच वगैरह किया, लंच करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे वो बाहर निकले अपना मफलर लपेटा कि जाड़ों के दिन थे और ऐसे चलने लगे पूरी तरह से मतलब जैसे पूरे भिखारी की तरह। मतलब तुम समझ सकते हो किस लेवल का मतलब ये लोग अपने पहचान को वो कर लेते हैं। मतलब एक तरह से पहचान ही नहीं पाया कि यही आदमी था जो अभी इतने अच्छे से बात कर रहा था, इतने अच्छे से सारी चीज़ें कर रहा था, 2 मिनट के अंदर वो पूरा चेंज हो गया। तो मतलब इन लोगों की डेडिकेशन भी कितनी मतलब इंडिया के लिए सिंसियर होती है और बहुत बड़ी बात लगती है मुझे, क्योंकि हर कोई जिसको एक तरह से पहचान मिल रही है समाज में तो ऐसे तो काम फिर भी कोई करना पसंद करेगा कि उससे मेरा नाम होगा, फेम मिलेगी, ये होगा और सब लोग मुझे पहचानेंगे, एटलीस्ट अपनी फैमिली में इज्जत मिलेगी अगर और कहीं भी नहीं पहचान रहे तो वो काम तो सभी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम बहुत कम ही लोग करने की हिम्मत होती है।
चलो नेक्स्ट यहाँ पर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस विजिटेड ओनली इन, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, 10 का हो जाएगा यहाँ पर डी, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सही है सभी लोगों का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द फंडामेंटल राइट बट हैज़ बीन अपहेल्ड टू बी बाई सेवरल प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कौन सा ऐसा वो है? 11 का आंसर क्या होगा? जो हमारे ये कहना चाह रहा है, नॉर्मली समझ गए होंगे आप लोग आई थिंक, कि हमारे उसमें तो नहीं लिखा हुआ कि ऐसा इनको स्पेशल राइट है कोई या फिर कुछ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट्स वगैरह में कई बार ये सब चर्चा करी है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगर कोई पूछे कि ये राइट जो है किसके अंडर कवर अप होता है, सभी का सही है, किसके अंडर कवर अप होता है ये? मान लो फॉर एग्जांपल इसको, हाँ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग वगैरह देनी हो तो इसके लिए काफ़ी सारे प्रावधान है। और बेसिक अगर बिल्कुल मूल में पूछ ले कि मूल क्या है, तो मूल क्या है इसका? हाँ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बेसिक फ्रीडम राइट है आपका, वही वाला इसका मूल है। बस ये उसी को एक्सटेंडेड फॉर्म है उसकी, मूल से समझ रहे हो ना, बेसिक उसका वो है कि वो पावर वहाँ से ले रहा है, बस उसका बाकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इन एजुकेशनल मैटर्स? 12 The minority has only right to administrator and education institution. The minority has right to establish administrator and education institution. The right to absolute not subject any restrictions. बताओ फटाफट कौन सा कोड इसका सही होंगे? 12 का सही पूछा है ना इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हाँ तो यही पूछा है। नॉट ट्रू भी लिखा था तो बड़े ध्यान से पढ़ना होता है भाई, वो सभी इसमें बड़े ध्यान से देख के। तो इसका एक तो हो जाएगा ये वाला, द माइनॉरिटी है राइट टू एस्टैब्लिश एंड, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था ना अभी थोड़ी देर पहले। और इसके अलावा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में इम्पोज प्रमोट एफिशिएंसी प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ 2 एंड ये भी वाला करेक्ट है। जिन लोगों ने भी पी बताया सभी का ठीक है, हाँ लाइवा ठीक है सभी का, ओके डन। नेक्स्ट बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा नहीं है? आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ रखे हैं सारे, मैंने आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से देखो कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। 13 आर्टिकल 15 बिल्कुल सही है, इट इज़ करेक्ट। 22 हाँ ये भी कल पढ़ा था। 20 वाला हाँ ये ठीक है। आर्टिकल 16 ही नहीं, क्या है आर्टिकल 16 जल्दी से बताओ मुझे। डी, आर्टिकल 16 क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा गलत। 16 याद आ गया ना सभी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिट ऑफ प्रोहिबिशन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन? 14 it is the order issued by High Court commanding a lower court to case of proceeding in some matter within its jurisdictions. It can be claimed by aggravated parties as the matter of right. तो दोनों में से कौन से यहाँ पर सही होंगे? तो अभी सी बात है, दोनों ठीक है, बिल्कुल सही है। सी सभी का सही है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। सारे लोग अच्छे से आंसर कर रहे हैं। अगर तुम लोग ईमानदारी से आंसर कर रहे हो तो एग्ज़ाम में भी कर लोगे, और ईमानदारी से आंसर नहीं कर रहे हो तो फिर अपना देख लेना, अपना बोरिया बिस्तर सब बांध के। इसका आंसर मैं करता हूँ अभी फ़िलहाल, अभी आगे चलते हैं। Match the list first and list second. Select the correct answer code using given below. जल्दी से बताओ।
इसको मैच करना है ना, करेक्ट मैच। क्या पूछा है इसमें? मैच द लिस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें से आई थिंक वो रह गया है इसका कोड। ए का बताया है यहाँ पर 3, बी का 1 सर। सी का हो जाएगा 5, ये डी वाला हो जाएगा ये, सी का 4। हाँ वही मैं एक बार सोच रहा हूँ, मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये राइट टू इक्वालिटी में तो शायद नहीं आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लाइबिलिटी में ही आएगा। चलो नेक्स्ट है। अरे यार अभी इतनी हुए हैं क्या? ये PDF मिस्टेक हो गई है, दोबारा से। कहाँ तक हो गया है? 16, 15 के बाद आएगा 16। Under the Constitution, which one of the following is not a specific ground on which the state can place restriction of freedom of religion? चलो कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बताओ फटाफट। हेल्थ। इसको दोबारा पढ़ते हैं एक बार, समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है ये। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, जो कि नहीं है, स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, अब हेल्थ के एग्जाम्पल दूँ तुम्हें। हेल्थ के ग्राउंड पे कोरोना फैला था तो सब लोगों को एक जगह पूजा करने की, नमाज करने की इजाज़त कहाँ दी गई थी? तो वो तो सोशल जस्टिस सर। हो गया ना, हेल्थ तो नहीं होगा फिर उस बेसिस पे। इसके अलावा मोरालिटी, हाँ अगर कुछ इशू चल रहा है ऐसा तो डेफिनेटली हो सकता है। हाँ यही, बाकी लोग बताओ फटाफट आंसर इसका। सी वाला ही ठीक है, सोशल जस्टिस। The scope of life and personal liability as envisaged in Article 21 of the Constitution of India has expanded considerably over the years. Which one of the following is still not the subject of his protection? बताओ 17 का आंसर। राइट टू गुड हेल्थ तो नहीं होगा। राइट टू बॉन्डेड लेबर टू एस्टैब्लिश रिहेबिलिटेशन आफ्टर रिलीज। सर सी होगा इसका शायद, सी। अभी ना PDF भेज दूंगा मैं, आराम से देख लेना। PDF जस्ट अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, थोड़ी देर रुको। बाकी ये था क्वेश्चन, लो देखना है तो देख लो। ये था क्वेश्चन, इसके आंसर्स भी अगर गलत हो गया होगा कोई तो वो मेरे पास कोड है, अभी कोड देख लेना और उसमें से करेक्ट कर लेना। मैं इसके साथ ही कोड भेज दूंगा। द स्कोप ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी का इसका आंसर सी होना चाहिए। एक बार मैच कर लेना आप लोग भी। मैं इसका कोड अभी मैं भी, क्योंकि ऐसे ही आपके साथ सॉल्व करा रहा हूँ, अगर इसका कोड इसके साथ भेजूंगा तो देख लेना। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया होगा तो देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गलत हो सकता है, ऐसा कोई हम लोग वो तो है नहीं ना। 8th वाला इसका 18 का आंसर करो। एसर्शन है यहाँ पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इंक्लूडेड इन चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीजन है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द पार्लियामेंट ओनली एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड। चलो बाकी लोग फटाफट आंसर करो। 18 द
प्रिवेंशन डिसइंटेंशन इज इंक्लूड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये तो ठीक है पहला वाला, तो इसका कारण ये बता रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंशन डिटेंशन पार्लियामेंट स्टेटस रूटीन। ऐसा तो नहीं है। आई थिंक इसका 18 का आंसर सी वाला होना चाहिए। इज ट्रू और इज फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का कोई अथॉरिटी नहीं है इस रिगार्ड में। चलो नेक्स्ट यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिटेंडिंग टू द राइट टू फ्रीडम। 19 क्या है आर्टिकल 19? पहले तो ये बता दो मुझे जल्दी से, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो और भी मैंने आपको बताया था, राइटफुल यहाँ पर पीसफुल असेंबली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एसोसिएशन ये भी बना ही सकते हैं। तो इसी बात है, कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं है ना? ये तीनों ठीक है। 20 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The state under Article 12 of Indian Constitution includes बिल्कुल सही है। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब सभी आ जाता है, जितनी भी पावर का सोर्स है सभी तो स्टेट है ना? मान लो जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज हुआ है स्टेट, स्टेट कहीं भी वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए तुरंत? कि स्टेट मतलब ऑल अथॉरिटीज। समझ रहे हो ना टेक्निकल टर्म्स में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका तो गलत करना ही मत, वरना चुड़ैल चिपट जाएगी तुम्हें। चुड़ैल, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि भैया देखो हमारी गारंटी नहीं है, मिले ना मिले। ए वाला इस सभी का सही है। राइट टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट वाला बताओ। असर्शन वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दिया है इन्होंने? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गारंटीड एवरी सिटीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड हैज रिकॉग्नाइज्ड द जुडिशरी एज द अनफेलिंग गार्जियन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। तो क्या ये असर्शन जो है इस रीजन के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? बताओ। मुझे तो लग रहा है कर रहा है ना? बिल्कुल सही है सभी का। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, करेक्ट द आंसर कोट्स गिवन बिलो। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हमें केसेस भी पॉलिटी के हिसाब से याद रखने होते हैं। पॉलिटी में मतलब एक क्वेश्चन बस, एक से ज़्यादा तो नहीं आता है। कई बार कुछ केसेस को भी ऐसे करके, इंपॉर्टेंट केसेस जो होते हैं उनको मैच द फॉलोइंग है, इसमें क्वेश्चन सच में आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो 24 का यहाँ पर कोड ये रहा, आप लोग इसमें से मैच करके या साथ साथ बता भी सकते हो। इंदिरा स्वामी केस का थर्ड सही है, इसको हम इससे मैच करा देते हैं। और बी वाला मिनरवा केस, हाँ, रिवाइवल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। गोपालन केस, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अब तुम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक करा दिया लग रहा है, कोड कोई सा तो मिस्टेक नहीं कराया। ठीक, एक मिनट सोचने दो मुझे। आप लोग क्या बोल रहे हो? इसका सी का क्या होना चाहिए?
2 सही है, सही है। तो कोड कौन सा सही होना चाहिए इसमें से? ए का तो 3 हो गया, के तो 2 3 3 2 में है, और बी का 4 था ना। हाँ, तो कोड नंबर सी वाला करेक्ट है। सी का 2 होगा ना, सही तो है। सी का 2 प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। नेक्स्ट स्टेप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इज इन इम्प्लिसिट इन। सही है, राइट टू पर्सनल लायबिलिटी। नेक्स्ट assertion, an accused person cannot be compelled to give his thumb impression. An accused person cannot be compelled to witness against himself. तो क्या थंब इम्प्रेशन देने का कारण ये है? जल्दी से बताओ इसका। 26 पहली बार तो यही वाला तो गलत है, थंब इम्प्रेशन देने वाला। एक मिनट, नहीं 26 है ना, 26। हाँ, ये वाला गलत होना चाहिए। और कोई भी, लेकिन हाँ वही, हाँ वो भी मैं कहने वाला था कि ये भी तो अब शायद ऐसा नहीं कर सकते ना कि अपने ही अगेंस्ट वो करें। ऐसा भी तो शायद नहीं है ना अब जो लेटेस्ट कुछ वर्डिक्ट्स में, कि अपने खिलाफ कोई इंसान कैसे वो कर सकता है एक्यूज्ड। ये ट्रू है? ये आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा बताओ इस चीज़ के बारे में कि ऐसे कोई कंपेल नहीं कर सकता क्या ना अपने अगेंस्ट विटनेस। मुझे ये वाला थोड़ा पता नहीं गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी डी वाला कोड ज़्यादा सही है। ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है ही। आर वाला रीज़न मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका रीज़न। अच्छा, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, अब ठीक है। मैं पता किस चीज़ में यहाँ पे मैंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो दिया। मुझे ये लगा कि ये 2 स्टेटमेंट्स हैं और दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ऐसे वाला। और ये चीज़ कभी कभी ना एग्जाम्स में भी हो जाती है सीरियसली। इसमें हमें डायरेक्टली क्या फाइंड करना है? अच्छा, ये क्वेश्चन का इसका क्या फाइंड करना होता है इसमें से कि ये इसके साथ जो रीज़न है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ये 2 स्टेटमेंट नहीं है, ये रीज़न भी है ना, उसका रीज़न भी पूछता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड खो दिया था, इस वजह से मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट एमिनेटिंग फ्रॉम राइट टू। सी, लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी अंडर आर्टिकल 21। चलो बस 2-4 और करते हैं, फिर आप लोगों को मैं पीडीएफ भेज दूंगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें रह जाएंगे, आप लोग पढ़ लेना खुद से। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और ब्रिजेस फंडामेंटल राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी कंस्ट्रक्टेड लॉ ऑफ पर्पस। 28 इसका आंसर हो जाएगा डी, सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स कैन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। बताओ जल्दी से। 29। हाँ, ए वाला, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड अंडर द सेपरेट आर्टिकल्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिटिंग 2 फंडामेंटल राइट्स। सही है सभी का, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अरे ये तो पूरा का पूरा कोड था। 2 टाइट एक और होगा ना इसमें से, तो ये भी हो जाएगा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जल्दी के चक्कर में मैंने देने का देखा ही नहीं। ए वाला करेक्ट होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। बताओ जल्दी से, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। 31।
चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी ये बताओ मुझे, अब आप लोग ये खुद कर लोगे, मतलब मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, पढ़ लोगे इसका फंडा? हम बाकी ये जो और टॉपिक्स रह गए हैं उनके क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके जो ये हैं ये आप लोग बाकी के जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं प्लीज़ इनको पढ़ लेना। ये आप 2 चीज़ें देखो, 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं। अगर कोई भी तुम्हें ज़्यादा बोरियत भी होती है तभी भी 3 चीज़ें आप करोगे। एक तो अपना जो नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करो, और रिवाइज़ करने के बाद नोट्स अपने एक बार अच्छे से 2-3 बार पढ़ लिए, उसके बाद जो MCQs है वो प्रैक्टिस कर लिए और फिर उसका टेस्ट लगा लिया। बस 3 चीज़ें 3 स्टेप्स में करोगे तो चीज़ें हो ही जाएंगी फिर। तो इसके अंदर कुछ लगभग 70-80 क्वेश्चंस होने चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स में आपको मास्टर कर देंगे कि फंडामेंटल राइट से आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, गारंटीड है। मतलब बाहर आ ही नहीं सकता, इससे कोई बाहर आएगा ही नहीं अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएगा तो। इसके अंदर मैंने डाल तो दिया था, ये रहा इसका कोड, तो आंसर्स भी यहाँ से वेरीफाई कर लेना, और 1-2 इसके भी वेरीफाई कर लेना कि जो हमने करे हैं, क्योंकि मैंने भी आप लोगों के साथ साथ जस्ट प्रैक्टिस ही करें, तो वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हमारी कुछ जैसे वो रह गया ना सिटीजनशिप, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके अलावा 1-2 टॉपिक्स और हैं, उनके क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। उनमें ज़्यादा नहीं है, वो हमारे क्लास के आधे घंटे में हो जाएंगे। ये इसके अंदर ज़्यादा थे, ये आप लोग कर लेना, ठीक है? सभी संतुष्ट हैं इस चीज़ से? क्या गिर गया? ठीक है फिर चलो, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है आप लोग ये तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को करते हैं एंड। आज करंट अफेयर्स नहीं है, करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब। हाँ थर बोलो। सर ये जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादातर गलत ही हो जाते हैं। हाँ भाई वो गलत हो जा मैं तो खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये एग्ज़ाम्स में पता क्या है दिक्कत है, मतलब यही तो हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो आप लोग उसमें खोए ना, क्योंकि वहाँ पर होता ही है एग्ज़ाम में। क्योंकि एक तो प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है 1-1.5 घंटा 2 घंटे के टाइम में कि फटाफट करने भी हैं क्वेश्चंस, और उसमें कई बार नोट लगा के दे देते हैं, है ना? नोट भी तो लगा के दे देते हैं ना कि ये स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, या फिर इस टाइप से नोट रीज़न, तो वो बड़ा ध्यान से पढ़ना है। लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आ सकती है, अदरवाइज़ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जितने ज़्यादा आप MCQ सोल्व कर लोगे खुद से, तभी आप लोग उस चीज़ में एक्सेल कर पाओगे। अदरवाइज़ मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो लोगों को सब कुछ आता है, पूरा रट्टा लगा हुआ है, लेकिन वो फिर भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, और फिर बोलते हैं पता नहीं कहाँ पर कमी रह गई है कि मेरे MCQs गलत क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डेली बेसिस पे उन्होंने MCQs की प्रैक्टिस ही नहीं की। और ये भी बात बिल्कुल गारंटीड है कि आने वाले टाइम में आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सबके अंदर ऐसे क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ ही रही है। स्पेशली UPPCS के अंदर तो अब पिछले साल से जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर बढ़ी गई हैं। आपका जो J वाला एग्ज़ाम होगा UPPCS J के, उसके अंदर भी सेम पैटर्न आने वाला है, उसके अंदर भी सेम वही इस कैटेगरी के वो GS के अंदर क्वेश्चंस डालेंगे कि जिनके अंदर SSR रीजन वाले भी होंगे। मतलब इनका सेट होता है कि इतने क्वेश्चंस ये वाले आएंगे, इतने क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल आएंगे। जैसे पेपर डिवाइड होता है ना कि ये थोड़ा सा ईजी है इतना पेपर का पोर्शन, और देन ये हार्ड है और ये उससे हार्ड है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी से ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज़। और ये कोई भी मिस्टेक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की ही बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अब चलो फिर टाटा बाय बाय। PDF अभी भेज देता हूँ ग्रुप में आपके।